हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज अकाउंट्स के बारे में बहुत सारे बेसिक्स क्लियर करने वाला हूं। जो बच्चे अभी 10th क्लास के बाद 11th क्लास में जाने वाले हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यही बेसिक्स, क्योंकि अकाउंट्स करते समय बच्चों के दिमाग में बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। लाइक उन्हें लगता है ये मैथ है। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत ही सिंपल होता है अकाउंट्स। अगर किसी के बच्चे के दिमाग में ये भ्रम रहता है कि अकाउंट्स बहुत मुश्किल चीज होती है, इसे एज अ करियर में नहीं लेना चाहिए, तो मैं आपको बोलूं कि अकाउंटिंग आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस लेके आई है। अगर आप इस तरह के ऑप्शंस यूज करोगे तो इसमें आपके पास बहुत सारे फील्ड्स हैं जो आगे भविष्य में आपके सामने रास्ता खोल सकते हैं। लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट आप जानते ही। तो अकाउंटिंग में 11th क्लास के अंदर जो टॉपिक्स हम लोग कवर करते हैं, मैं डे बाय डे आपके साथ जुड़ूंगा और इसी तरह के टॉपिक्स आपके साथ क्लियर भी करूंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से कि अकाउंट स्टार्ट कैसे होता है। जनरली क्या आपको पता है अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स का मतलब होता है खाता। अब यह खाने वाले खाते की बात नहीं हो रही है, यह बात हो रही है खाता। खाता से मतलब है जहां आप कुछ भी रिकॉर्ड करोगे। अब कहीं ना कहीं जब फर्स्ट डे हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे टर्म्स आपके सामने आएंगे और हो सकता है वो टर्म्स आपको ना पता हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सारे जो प्रॉब्लम्स होंगे उन्हें हैंडल्स करता चला जाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले समझते हैं अकाउंट्स चलता है ट्रांजैक्शंस पे। अभी ट्रांजैक्शंस क्या होती है? ट्रांजैक्शन से मतलब है जैसे राम ने शाम को 10,000 रुपए दिए, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। एक और बात ध्यान देनी है, अगर राम ने शाम को सिर्फ बहुत सारा प्यार दिया है, सपोज करना कहता है ये इससे बहुत लव करता है, अफेक्शनेट है, इसका ब्रदर है, तो क्या इसे हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन नहीं है। यहां एक और बात ध्यान देने वाली है, अकाउंटिंग हमेशा कहीं ना कहीं मनी से जुड़कर चलती है। तो यह बात क्लियर है कि अकाउंट सिर्फ मॉनेटरी चीजों का किया जा सकता है। आप मॉनेटरी चीजों की अगर हम बात करें तो हम उसका अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो 10,000 रुपए की मनी है और ये एक ट्रांजेक्शन है। तो ट्रांजेक्शन समझ में आ गई? एनी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग, अब एनी ट्रांजेक्शन की अगर आप रिकॉर्डिंग करते हो, देखो रिकॉर्डिंग हमारे फादर मदर भी करते हैं। मेरे फादर जो रिकॉर्डिंग करते हैं उनके पास एक अपनी खुद की कॉपी है, वो जो पूरा का पूरा उसके अंदर पूरे डिटेल में वो लिखते हैं कि किससे कितना पैसा आया, कितना उन्होंने खर्च किया। तो इस तरह की रिकॉर्डिंग को बोला जाता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फर्क है या अकाउंट्स में क्या फर्क है? देखिए, बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है। एक लेमैन जो रिकॉर्ड करता है, आपका परचून वाला एक परचून की दुकान के अंदर एक खाता बना के रखते हैं, वो अपने खाते में लिख देता है कि आप ये सामान आज किधर लेकर गए, तो वो उसकी बुक कीपिंग है। लेकिन बुक कीपिंग के बाद असली रिकॉर्डिंग होती है जिसे हम अकाउंटिंग बोलते हैं। अकाउंटिंग के लिए आपको प्रोफेशनल नॉलेज की जरूरत होती है, जो कि आप 11th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। नॉलेज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए जब आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड करोगे तो उसके लिए जो आज हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं वो आपको प्रोफेशनल बनाने के लिए, कि बेसिकली आप अकाउंट्स में प्रोफेशनल कैसे बनेंगे। तो जैसे जैसे टर्म्स आपके सामने आते जाएंगे वैसे वैसे अकाउंट्स क्लियर होता जाएगा। तो ट्रांजैक्शंस क्लियर हो गया, बुक की रिकॉर्डिंग में बुक कीपिंग क्लियर हो गया। इसके बाद आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में प्रोफेशनल स्किल्स की जब हम बात कर रहे हैं, अब हम उसके लिए आगे काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपको समझना पड़ेगा अकाउंट्स के कितने पार्ट्स होते हैं। देखिए, अगर हम अकाउंट्स को डिवाइड करें तो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से पार्ट्स है वो? हो सकता है कुछ बच्चों को पहले से पता हो, कोई बात नहीं। मुझे मालूम है बहुत सारे एक्सपर्ट्स बच्चे इस समय ऑनलाइन मिलेंगे जिन्हें पहले से बहुत कुछ आता होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगा जिससे आपको डेफिनेटली अकाउंटिंग के लिए इंटरेस्ट और बनने लगेगा।
अगर हम अकाउंट्स को डिवाइड करेंगे तो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। अब मैंने दोनों को अलग अलग रखे, बीच में नॉमिनल को क्यों रखा है, क्योंकि जितनी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो रियल और पर्सनल के बीच में होंगी, बट कहीं ना कहीं उस पार्ट को नॉमिनल लेकर जाएगा। अब ये जो नॉमिनल वाला पार्ट है मैं आपको फाइनल अकाउंट के टाइम पे जरूर सिखाऊंगा। आज हम जो बात करेंगे वो पहले बात करते हैं रियल की। रियल से आप क्या समझते हैं? रियल से क्या मतलब होता है? रियल का मतलब होता है वास्तविक, कि आप रियल में कितनी चीजों को समझ पा रहे हैं। लाइक अगर मैंने बोला वास्तविक, अब वास्तविक से क्या मतलब समझते हैं? जो दिख रहा है ना, मुझे लग रहा है ज्यादातर बच्चे सोचते हैं रियल का मतलब है दिख रहा है, लेकिन अकाउंटिंग में रियल का मतलब दिखना से काफी नहीं है। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपके घर के बाहर जो डस्टबिन रखा है, क्या आप उसको अपनी असेट्स मानोगे या अपनी संपत्ति मानोगे? मुझे लगता है हर बच्चे बोलेगा सर डस्टबिन तो हमारी असेट्स थोड़ी है, वो तो घर पे बाहर पड़ा हुआ एक डस्टबिन है जहां पर हम सारा कूड़ा डाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी असेट्स नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कल को कोई पड़ोसी उसको कोई लात मार देता है तो डेफिनेटली आप लड़ने जरूर जाओगे, क्योंकि आपका पड़ोसी वो कैसे कर रहा है ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं देख रहे हो कि पड़ोसी मेरे साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा है, पर मेरी प्रॉपर्टी के साथ किया तो मैं उसके साथ आप बोल सकता हूं। लेकिन इस हिसाब से देखें तो अकाउंटिंग नहीं चलती। अकाउंटिंग में आपको थोड़ा पर्सनल और प्रोफेशनल थोड़ा अलग करना पड़ेगा। तो कैसे अलग होगा? यहाँ पर रियल के लिए अगर हम बात करें वास्तविक, यहां पर अगर वास्तविक की बात करते हैं तो यहां वैल्यू की बात होती है। वैल्यू मतलब जैसे आपका मोबाइल है, उसकी एक वैल्यू है, तो वो आपकी एसेट्स है, तो वो रियल है। आपकी मशीन, आपका फ्रिज, आपकी कार, आपका घर, आपकी बिल्डिंग, जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है जिसकी वैल्यू है, वो सारा का सारा क्या है? रियल है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, बाद में आपको याद रहेगा। प्लांट, बेसिकली बहुत सारे बच्चों को प्लांट नहीं पता होगा, प्लांट किसे कहते हैं? बेसिकली ये ग्रुप ऑफ मशीन्स होती है। अगर कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मैंने तो प्लांट सोचा था, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 10th के बाद जब 11th में पहुंचता है तो कहीं ना कहीं ये इशू रहता है कि उनको प्लांट तो मैंने कभी भी नहीं सुना होता। तो इसमें मशीनरी लिख सकते हो, बिल्डिंग लिख सकते हो, इसके अलावा आप इसमें कैश भी लिख सकते हो। इसके अलावा आप कार, स्कूटर, कोई भी व्हीकल्स, ट्रक्स, कुछ भी डाल सकते हो जो भी जिसकी वैल्यू है। अगर हम बात करें पर्सनल की, पर्सनल का क्या मतलब है? लाइक मी माई सेल्फ विनय सैनी, तो मैं अपने अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में लिखूंगा। किसी कंपनी के मालिक का जो अकाउंट है वो भी पर्सनल अकाउंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें पर्सनल अकाउंट की, हम पर्सनल अकाउंट में कहीं ना कहीं बैंक्स को, कंपनीज को डाल सकते हैं। हमारा डाटा, क्रेडिटर या जिससे हमने उधार लिया है, वो हर पर्सन जो काम कर रहा है वो सब इसमें हम डाल सकते हैं। तो पर्सनल अकाउंट में हम क्या डाल देंगे? जैसे मैंने बोला डाटा। बहुत सारे बच्चों को डाटा नहीं पता होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्लास में ऐसा होता है कि डाटा नहीं समझ में आ रहा होता, लेकिन आफ्टर सम टाइम आप ये चीज बहुत आराम से समझ लोगे। डाटर है, क्रेडिटर है, डाइटर और क्रेडिटर भाई भाई है क्योंकि आपस में डील करते हैं। इसके अलावा बैंक है, इसके अलावा आप इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग वर्ड भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, ये मुझे पता है। तो आउटस्टैंडिंग से क्या मतलब होता है? ड्यू, ठीक है, बकाया जिसे बोलते हैं, ऐसे ही प्रीपेड। और भी तो हो सकता है, आपको आगे जाके और थोड़ा सा घुसोगे इस अकाउंट्स के अंदर तो आपको समझ में आएगा कैपिटल भी होता है या ड्राइंग्स भी आ जाएगा। तो ये कैपिटल ड्राइंग थोड़ा सा टेक्निकल है, इसके अंदर मैं आपको अगली क्लास में लेके जाऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट्स की। देखिए ये दो खाते ऐसे होते हैं जो हमारे अकाउंट्स को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमिनल एक ऐसा पार्ट होता है जो पूरे खाते में
जो पूरे खाते को बेसिकली क्या करता है, ऑक्यूपाइड करके रखता है। कैसे ऑक्यूपाइड करके रखता है, जैसे मान लो हम लोग सैलरी देते हैं, कई बच्चों को डिग्री होती है कि सैलरी तो हम किसी आदमी को देते हैं, तो वो खर्चा क्यों है, क्योंकि कंपनी उस पर्सन को जब सैलरी देगी तो वो उनके लिए एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस का मतलब है खर्चे। ये भी और आगे जाएंगे, अभी और क्लियर करूंगा। सैलरी है, वेजेस है, परचेज है, सेल है, परचेज रिटर्न है, ऐसे सेल्स रिटर्न भी होता है, मतलब मैं एक शॉर्ट में आपको एक लाइन बोलूं तो नॉमिनल वो जितने भी इनकम और जितने भी एक्सपेंसेस के जितने भी अकाउंट्स होंगे वो सब नॉमिनल होंगे। यानी कि अगर अगली बार कोई तुमसे पूछता है कि नॉमिनल क्या है, तो आप दो घंटा को बोल देना कि जितने भी एक्सपेंसेस के खाते और जितने भी इनकम के खाते वो सारे के सारे नॉमिनल कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक याद है आपको, क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा समझते हैं। बेसिकली अकाउंट एक फॉर्मूले पर बेस्ड है। मैं इसे अकाउंट का वो फॉर्मूला बोलता हूं जो किसी भी कंट्री में एप्लीकेबल है। अगर आप आज से आज सीखने जा रहे हो तो आप जब भी अकाउंट्स करोगे तो इस फॉर्मूले से बाहर कुछ भी नहीं होगा, आपका एआई भी इसके बाहर नहीं चलेगा। और वो फॉर्मूला क्या है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स। ये जो फॉर्मूला है ये कभी भी आपका चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि इसी पर पूरी अकाउंटिंग डेवलप की गई है। ठीक है, तो इस अकाउंटिंग डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो ये आप इसी तरह से सीख सकते हैं। इसके अलावा दो चीजें रह गई है इसके अंदर जो अभी आपको और क्लियर करनी है। जैसे मैंने आपको ना अभी ये कैपिटल और लायबिलिटी एक ही जगह पे अलग अलग लिख के करके दिखाया, बट अगर आप जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों एक ही है, यानी कि लायबिलिटी हमेशा असेट्स के बराबर होती है। तो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आम समझते हैं कि डेबिट और क्रेडिट रूल क्या है। डेबिट एंड क्रेडिट रूल से क्या मतलब है? देखिए, डेबिट रूल और क्रेडिट रूल क्या बोलता है, अगर सिंपल भाषा में समझे, मैथ के अंदर जैसे प्लस और माइनस होते हैं उसी तरह से अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट प्लस और माइनस करने के लिए यूज किया जाता है। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये प्लस और माइनस के लिए ही यूज किया जाता है इन अकाउंट्स। ठीक है, बट ये एक रूल के अकॉर्डिंग चलता है। अब वो रूल क्या है मैं वो आपको सिखा रहा हूं। जैसे मैंने आपके साथ बोला असेट्स, तो असेट्स, क्योंकि जैसे हमें पता है कि हम मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो मैंने तुम्हें एक चीज क्लियर किया कि मनी है। अगर मनी है तो असेट्स हमेशा कहां पर प्लस होगी? डेबिट में। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में डीआर और क्रेडिट को सीआर लिख सकते हो। तो डीआर और यहां पे सीआर, तो असेट्स डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस। ऐसे लायबिलिटी की अगर हम बात करें, लायबिलिटीज का एग्जैक्ट उल्टा है। अगर आपने ये रूल समझ लिया तो आपको आगे के रूल समझने की नीड नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी रूल्स है। अगर आप इसे क्लियर कर लेते हो, जनरली 11th क्लास के अंदर जो रूल्स पढ़ाए जाते हैं ना गोल्डन रूल होते हैं, लेकिन मैं आपको डेबिट एंड क्रेडिट से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अगर आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो आपको आने वाले टाइम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा दो चीजें और बची है हमारी। एक बचा है एक्सपेंसेस और एक बचा है इनकम। यानी कि मैंने आपको जो समझाया, जो चार्ट इससे पहले लिखा था, उस चार्ट में आपने देखा था कि आपके पास अकाउंट था, अकाउंट के अंदर रियल, पर्सनल, नॉमिनल था, और मैंने आपको नॉमिनल के टाइम पे एक बात बोली थी, इनकम और एक्सपेंसेस, और इसके अलावा असेट्स रियल और पर्सनल के अंदर जो भी मैंने बोला था वो आपके असेट्स और लायबिलिटी के अंदर आता है। तो इसीलिए ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि ये एक्सपेंसेस इनकम नॉमिनल के लिए काम करेगा, और इसका जो रूल है वो बिल्कुल क्लियर है। और रूल क्या कहता है
एक्सपेंसेस को डेबिट करो और अगर वो कम हो रहे हैं तो उसको क्रेडिट करो। ये रूल थोड़ा सा चेंज हम जब करेंगे, हम गोल्डन रूल पढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको और क्लियर से इसको समझा पाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए अभी हम इतना रखेंगे। आपका एक टास्क है, होम टास्क, जो आपको घर में करना चाहिए आफ्टर क्लास। तो वो टास्क क्या है? वो टास्क है जितने भी अकाउंट्स मैंने आपको बोले हैं आज, सपोज इसके लिए आप एक गूगल कर सकते हो या कोई लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप मुझे एक बार कमेंट में डाल देना, मैं आपको एक पूरे लेजर्स की लिस्ट भेज दूंगा। आपको आज उस लिस्ट के अंदर जितना मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग एक चार्ट मुझे बनाकर देना है। और वो चार्ट क्या है आप देख लीजिए ध्यान से। मैंने आपको बोला था, देखो खातों को लेजर भी बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो सकता है कि सर लेजर क्या होता है। तो लेजर्स जो मैंने बोला मशीनरी एक लेजर है। अब इसका अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है? मैंने आपको बताया था, याद करो पहले, रियल। इसके बाद कौन सा है बताइए? इसके बाद होता है नेचर। अगर मैं मशीनरी की बात करूं तो मैंने क्या बताया था, ये हमारी क्या होती है? संपत्ति होती है। तो संपत्ति में हम क्या लिखते हैं? एसेट्स लिखते हैं। इसी तरह से डेबिट और क्रेडिट। तो मशीनरी के अकाउंट, क्योंकि ये एसेट्स है तो वो हमेशा डेबिट में प्लस होंगे और क्रेडिट में माइनस होंगे। तो आपका अगला होम टास्क यही है कि आप जितने भी लेजर्स को आप जानते हो उनके बारे में आप पूरा का पूरा डिटेल बनाओ, उनका एक पूरा चार्ट रेडी करो और यही आपका होमवर्क होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी इश्यूज होता है तो आप मुझे इससे हमारे चैनल्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे लाइव सेशंस के लिए आप अपने कमेंट्स में डाल सकते हैं। दूसरा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप अगर इसी तरह के और वीडियोज भी चाहते हो और चाहते हो कि और डीप में जाकर हम अकाउंटिंग में सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब